हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, आज हम देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक। यहाँ पर ये हमने एक डायपोल कंसीडर कर लिया, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2a। ये हमारे पास डाइपोल हो गया, मींस ग्रुप ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस के का ग्रुप, जो दोनों चार्जेस एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसको ही हम डायपोल बोलते हैं ना। तो ये डायपोल हो गया, ये डायपोल का सेंटर हो गया। एक्सियल पोजीशन हमने देखी थी कि जो इसके एक्सिस पे लाई करती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं, जो इस एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और 90 डिग्री का भी कहाँ पर, इसके मिड पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये पोजीशन लगा लो, ये पोजीशन, या फिर नीचे हो सकती है, वो क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसको ले लो P, ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B, और ये P पॉइंट की इसके सेंटर से डिस्टेंस हो गई R, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो, जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, +1 कूलम चार्ज। हमेशा जिस भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो वहाँ पे +1 कूलम चार्ज कंसीडर कर लो। अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, फोर्स किस पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालनी है, P पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा तो डायरेक्शन किस पे शो होगी, P पे, क्योंकि P पे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हो गया E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे लिख देना, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। कितना होगा K और चार्ज Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, AP का स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, ये हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है और ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। सिंपल, ये बेस है, ये हाइट है, तो ये क्या निकल गया, हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिंपल, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से यहाँ पे ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी E1। अब देखो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो कैसे करेगा, इस तरह से इसने रिपेल कर दिया विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। तो E2 के साथ इन्होंने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। जो वैल्यू कितनी आएगी, K Q डिवाइड बाई B P का स्क्वायर, K Q BP के ऊपर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व करो कि P पॉइंट पे दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, E1 और E2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इसकी एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देखो, यहाँ पे ये एंगल कितना है, कंसीडर कर लेते, ये एंगल है थीटा। मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा कंसीडर करना है।
ये थीटा है तो ये मान लो ये हॉरिजेंटल, रेफरेंस के तौर पे हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेटिव एंगल, और ये भी थीटा होगा। समझ आया? यहाँ पे ये भी थीटा होगा और ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा। क्लियर? ये थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये देखो इस तरह से है, ये एंगल और ये एंगल, ये तो हो गए अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे देखो अब E1 को कंपोनेंट में डिवाइड करो। E1 ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो E1 के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। E1 के दो कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे E1 है, जो जिस एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रही है वो तो हो जाएगा E1 कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा E1 साइन थीटा। सिंपल, E1 है, कोस और साइन के हमेशा बीच में आएगा। जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वहां पे बनेगा कोस थीटा और उससे अपोजिट साइन थीटा। सिमिलरली हम यहाँ पे E2 को करेंगे। जब हम E2 को करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा E2। अब E2 ने जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है वहां पे तो बनेगा E2 कोस थीटा, और उसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे बनेगा E2 साइन थीटा। अब ध्यान देने लायक बात क्या है कि E1 कोस थीटा साइन थीटा के बीच में है, E2 कोस थीटा और साइन थीटा के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्या E1 और E2 दोनों बराबर हैं? E1 की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ E2 आर इक्वल, जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं E के इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों E के इक्वल है तो यहाँ पे 1 2 इनको रिमूव कर दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। अगर इक्वल है तो देखो P पॉइंट के ऊपर दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया E cos थीटा और एक हो गया E sin थीटा, तो ये आपस में हो गए यहाँ पे कैंसल आउट हो गए। ठीक है, कैंसल हो गए। अब यहाँ पर देखो कि ये दो कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, वो है इस तरफ, दोनों के दोनों कंपोनेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज कितनी होगी? नेट को मान लो E डैश, जो किसके इक्वल होगी? E cos थीटा, मतलब 2, इसको या तो ऐसे लिख दो 2E cos थीटा, या फिर सिंपल E लिख दो, ना मोड लगाओ ना एरो लगाओ। मैंने बहुत बार बताया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है ये वाली टर्म हमेशा इसके इक्वल होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी बन गई, मतलब एक नंबर बन गया, अब इसके साथ डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू पुट करो, 2E की वैल्यू ऊपर से उठा के पुट कर दो, KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा कैसे निकालेंगे? कोस थीटा निकालेंगे ट्रायंगल OAP से। OAP से यहाँ से हम कोस थीटा कैसे निकालेंगे? कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये होता है कोस थीटा का B/H। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर और दूसरी बच गई बेस, तो A डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कोस थीटा की, कितना आएगा? A रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ पे देखो Q, A कभी भी एक अकेला नहीं होता, A के साथ हमेशा क्या होता है? 2, तो ये वाला 2 A के साथ लिख लो, 2A, और यहाँ पे इसकी पावर है 1, और अंडर रूट का मतलब इसकी पावर है 1/2। 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2।
ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Q इंटू 2A कितना होता है, डायपोल मोमेंट P, और नीचे बच गया A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी। बिल्कुल इजी सा वे है कि सबसे पहले P पॉइंट मान लो, वहाँ पे +1 कूलम कंसीडर कर लो, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। इजी सा है ना। टफ तो उनके लिए था जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको बनाया था, मतलब वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। हमें तो सिर्फ पढ़ना है, और वो भी समझना है, पढ़ना भी नहीं है, समझना है। कोई टीचर तुम्हें समझा रहा है और हमें एक बार में आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा, समझ के सिर्फ उसको याद रखना है, इतना सही करना है। बहुत इजी काम है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई इतनी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश की वैल्यू कितनी आ गई, P डिवाइड बाई K की वैल्यू 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। एक स्पेशल केस है, मान लो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। R है वो बहुत दूर है, मतलब ये तो है डायपोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, और ये पॉइंट P, तो R तो छोटी हो गई। अगर मैं यहाँ पे लेके और बहुत ऊपर तक ले लूँ, यहाँ तक ले लूँ, तब तो R बहुत दूर हो गई ना। तो मतलब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। उस केस में क्या होगा, हम A को जो बिल्कुल छोटा है, इसको ना ऐसे कंसीडर किया करो। मान लो तुम्हारे पास 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, अच्छा मजाक है ना। अगर इतने पैसे होते हम पढ़ थोड़े ना रहे होते। फिर भी मान लो, इमेजिनेशन करते ना फिजिक्स में, तो यहाँ पे भी इमेजिनेशन करनी। तुम्हारे पास बहुत सारे रुपए, तुम कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में कोई भिखारी मिल जाता है और तुमसे बोलता है कि 10 रुपये दे दो, बस 10 रुपये। जो भी वो बोलते हैं कि अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे दो, या भगवान के नाम पे 10 रुपये दे दो, या खाना खाने के लिए 10 रुपये दे दो, और 10 रुपये मांगने लग जाता है, तो क्या हम दे नहीं सकते हैं? जब हमारे पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, तो उन 1 करोड़ रुपए के सामने 10 रुपये तो बिल्कुल छोटे से होंगे ना, बिल्कुल थोड़े से होंगे, तो हम इजीली दे सकते हैं। ये वही है। R मतलब बहुत बड़ी टर्म है और A मतलब छोटी सी टर्म है, तो A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी, P डिवाइड बाई 4πε0 R की क्यूब। A स्क्वायर को छोड़ दो, R स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो कितनी बन गई, R क्यूब। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पॉइंट के ऊपर हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट की इसी तरह से होती है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, सिंपल, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, ये रहा। समझे? एक बार हम, आई डोंट नो ये दिखेगा नहीं दिखेगा कलर्ड मार्कर, तो यहाँ पे देखो ये हो गई डायपोल मोमेंट P, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं ना, डायपोल मोमेंट इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस टॉपिक में कि जब हम एक डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और जो डायपोल के डायपोल मोमेंट है, उनके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। समझे? कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। क्लियर? तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बट ये जो पॉइंट है ना, भूलना मत, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने,
2 charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक तो है प्लस 10 माइक्रोकूलम और एक है माइनस 10 माइक्रोकूलम, माइनस 10 माइक्रोकूलम और प्लस 10 माइक्रोकूलम। ये दो चार्जेस इन्होंने दे दिए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है 5.0। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है गलती क्या करते हैं, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर क्या दिया देखेंगे ही नहीं, तो ध्यान से देखो ये दिया है मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इन्होंने कहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O। O क्या है इसका सेंटर, ये मान लो A, ये मान लो B और O हो गया इसका सेंटर। तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे इन्होंने दे दिया 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर दूर इन्होंने कहा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और उसके डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है और P पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन बतानी है। समझे क्वेश्चन? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले चार्ज दे दिया 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 रेज टू दी पावर माइनस 6 कूलम। 2A की डिस्टेंस दे दी 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 मीटर। R कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 2 मीटर। अगर तुमने इतना क्वेश्चन कर दिया यहाँ तक का भी 1 नंबर मिलता है। क्यों? क्योंकि तुमने यूनिट्स को सॉल्व किया है, डायग्राम बना दिया है और उसके बाद अगर तुम फॉर्मूला लिख देते हो और डायग्राम को कंप्लीट तो करना पड़ेगा, देखो तो उसका ही मार्क्स मिलता है। और तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया ना, फिर तो वैल्यू पुट करनी रह गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लिखने का तरीका सीख लो, लिख लो यहाँ पे गिवन चार्ज इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ऑफ ए डायपोल कितनी होगी 2A और यहाँ पे R पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फाइंड आउट, वांट टू फाइंड आउट कितनी होगी R, और उनको सॉल्व कर दो मिलीमीटर सेंटीमीटर को, तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा P 4πε0 R² प्लस A² की पावर 3/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू तो कितनी है 10 रेज टू दी पावर माइनस 2 मीटर और ये है 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3। मान लो इसको हम 2 में ही कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आ गया 0.5 और ये आ गया 15। तो अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे R वेरी वेरी ग्रेटर देन A है या नहीं है? तो अब देखो क्या यहाँ पे ये R वेरी वेरी ग्रेटर देन A है या नहीं है? बिल्कुल है, ये तो है 15 और ये है 0.5। तो 15 और 0.5 में तो बहुत डिफरेंस हो गया। तो मतलब R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा R की क्यूब वाला। ये चीज़ ध्यान से करनी। अगर मान लो यहाँ पर 0.5 की जगह 5 होता तब ये फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, फिर R² प्लस A² और उसकी पावर 3/2 यूज करते। क्यों? क्योंकि 5 और 15 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दो P की जगह Q इंटू 2A। Q की वैल्यू 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6, 2A ये वाली वैल्यू 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 2, 4πε0 की 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। R की वैल्यू ये रही 15 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 2 की
क्यूब। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, कैलकुलेशन खुद कर लेना, वीडियो लंबी हो जाती है इससे, 1.33 इंटू 10⁵ ठीक है, और यूनिट न्यूटन पर कूलम। अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो एक नंबर कट कैंसिल हो जाता है, एक नंबर, समझे? तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे पता है इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर वहाँ से कुछ सीखने को है तो वो सिर्फ यही पॉइंट है कि अगर जो दिया गया आर है वो बहुत बड़ा है ए के कंपैरिजन में तो ए को छोड़ दो, और अगर कंपैरेबल है तो अपने दोनों वैल्यू से आंसर सॉल्व करो। तो ये हमने इसका एक क्वेश्चन तो करवा दिया है। बाकी अगर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो तो हमने नीट और आईआईटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जो डेली लगभग आई जाती है वीडियोस, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है।